बुलाना है जी। किसी को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तीव्र चाह है मन, देखिए। जी। हेलो राधा जी। जैसा कि जूही जी ने बताया था, झारखंड स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल कथा परब और मिसेज रिचा सिन्हा, फाउंडर ऑफ द स्टोरी मंच, हम सभी के लिए ये नाम कोई अपरिचित नहीं है। हम सभी इससे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। रिचा सिन्हा जी एक पैशनेट स्टोरी टेलर हैं और अपने कथा वाचन के माध्यम से लोगों के बीच खुशियां बांटती हैं, उनके अंतर्मन को छू लेती हैं। आज रिचा जी हमारे बीच उपस्थित हैं और प्रेमचंद जी की ही एक बहुत ही चर्चित कहानी पंच परमेश्वर लेकर आई हैं। रिचा जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने का। और आप सभी दिग्गजों के सामने मैं अपनी एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। मैं कोई एक्सपर्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ और आप सबसे सीखना चाहती हूँ। ज्यादातर मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ, इसलिए मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो मैं खासकर उन लोगों को सुनाती हूँ। और आपसे मुझे फीडबैक मिलेगा तो मैं शायद उनके बीच और लेखकों को लेकर जाऊं और उन लोगों के बीच में उत्साह डालूं कि आप हमारे जो भी भारतीय लेखक हैं उनको पढ़ें और बस अंग्रेजी किताबें ना पढ़ें। तो बीच बीच में जरूर मेरी हिंदी में मैंने कुछ इंग्लिश वर्ड्स भी यूज किए, क्योंकि इसी तरह की भाषा बच्चे समझ पाते हैं। तो अब मैं जब ये कहानी सुनाऊंगी तो मैं ये समझूंगी कि आप सभी बच्चे हैं और मैं अपनी कहानी उसी तरह से सुनाऊंगी। आशा करती हूँ आप इसे माइंड नहीं करेंगे, प्लीज। स्वागत है, स्वागत है। बिल्कुल। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती, लेन देन भी होता, एक दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने को जाते तब अलगू को घर सौंप देते, और अगर अलगू को कहीं जाना होता तो जुम्मन जिम्मेदार होते। बहुत ही विचार एक जैसे, ना धर्म का कोई नाता, ना खान पान का कोई विचार, बस दोस्ती। और यही तो मूल मंत्र है दोस्ती का, है ना। वो जब बच्चे थे, बालक थे, तभी से उनकी दोस्ती थी। जुम्मन के पिता उन लोगों को पढ़ाते थे, ठीक है। अब अलगू तो उतना पढ़े नहीं, उनका जो मान था वो धन के कारण था, और जुम्मन का बोलबाला और आदर उनकी विद्या के कारण था। हुआ यूं कि जुम्मन की एक मौसी थी, बूढ़ी मौसी। ना उनका इधर कोई था, ना उधर, ना आगे, ना पीछे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा। अब जुम्मन ने मौके का फायदा उठाया। उन्होंने बड़े बड़े लंबे चौड़े वादे किए और सारी जो मिल्कियत थी अपने नाम करा ली। अब जब तक पेपर पर रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक तो यूं खातिरदारी की, आहा, जलेबी, खाना पीना, बिरयानी, अरे वाह वाह, अरे क्या खातिरदारी हो रही थी। स्वादिष्ट पदार्थ मिले और मौसी की तो आहा एकदम आवभगत हो रही थी। मगर जैसे रजिस्ट्री हो गई तब मौसी को तो रूखा सूखा भी ना मिल रहा था, और जो ऊपर से बातचीत, इतनी कड़वी बातें, इतनी कड़वी बातें कि एक निवाला भी मुंह में ना जा पा रहा था। बुढ़िया न जाने कब जाएगी, कब मरेगी। ओह, क्या 2-3 बीघे ऊसर क्या दिए मानो मोल ले लिया हो। बघारी दाल के बिना रोटियां ही नहीं निकलती। ओह, इतना रुपया पेट में ना झोंके, उतना में तो हम गांव ही ले लेते। कुछ भी ना करें। जान ने ये सब सुना तो कितने दिन सुनती आखिर।
उन्होंने जुम्मन से कह दिया, देखो बेटा, अब तो हमसे ऐसे रहा नहीं जाता, तो तुम कुछ हमें रुपया ही दे दो, ताकि मैं खुद अपना ही खुद पका लूंगी और खा लूंगी और जीवन बसर कर लूंगी। जुम्मन ने कहा, रुपये क्या पेड़ में फलते हैं? हाँ, अरे तो मुझे भी तो कुछ चाहिए ना रूखा सूखा खाने के लिए। जुम्मन ने कहा, तो मुझे क्या पता था कि मौत से लड़कर आई हो तुम। खाला भी बिगड़ गई। उन्होंने कहा, मैं पंचायत में शिकायत करूंगी, समझ लो तुम। कर लो। जुम्मन को पता था कि उनकी तो बड़े गांव में चलती है, आस पास में भी बड़ी चलती थी, उनसे बड़ा कौन बैर लेगा। तो उन्होंने कहा, आहा, मुझसे कौन शत्रु बनने का साहस करेगा। बुला लो पंचायत, बुला लो, मुझे क्या पड़ी है। ओह, अब खाला क्या की, पूरे गांव में, बल्कि अगल बगल के गांव में भी जाकर के सबसे मिन्नतें करने लगी। लोग मजाक उड़ाने लगे और कहे, कब्र में पांव लटके हैं तुम्हारे, आज मरी कल मरी, आज मरी कल मरी, क्या करोगी खेती बाड़ी का। अरे अल्लाह का नाम लो, रोटी खाओ, छोड़ो ये सब जिद। किसी ने उसकी बात ना मानी, तो अंत में किसके पास गई? जुम्मन के दोस्त अलगू चौधरी के पास गई और कही, अरे बेटा, तुम ही मेरे साथ पंचायत में चलो। अलगू के लिए तो बड़ी विकट समस्या थी। जुम्मन तो उसका दोस्त था ना, आप तो जानते हैं। क्या करे। मौसी, आपके कहने पर तो सभी आएंगे ना, मैं भला जाकर क्या करूंगा, उसे पता था वह कुछ ना कह पाएगा ना। अरे क्यों नहीं चलोगे? अच्छा, कहती हो तो मैं चलता हूं, मगर मैं कुछ ना कहूंगा मौसी। क्यों नहीं कहोगे? वो तो मेरा पुराना मित्र है, मैं उसे बिगाड़ नहीं कर सकता मौसी। बेटा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात भी ना कहोगे? मेरा कुछ तुम सोचोगे भी नहीं, कैसे हो तुम? अब इस बात पर उसका सोता हुआ ईमान जाग गया और उसने कहा, मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। संध्या का वक्त था और सभी लोग पंचायत के लिए आ गए। अब मौसी ने कहा, पंच कौन बनेगा? जुम्मन ने कहा, तुम्हें ही तो पड़ी है, तुम ही चुन लो। उसे तो बड़ा भरोसा था कि मेरे खिलाफ तो कौन जाएगा। मैं तो ऐसे ही जीत गया हूं। मगर मौसी ने कहा, पंच ना तो दोस्त होता है, ना ही तो शत्रु होता है, समझे तुम? मैं तुम्हारा दोस्त अलगू को बुलाती हूँ। अलगू, तुम आओ, अब तुम ही बनोगे सरपंच, समझे? अलगू ने कहा, अरे ये कहाँ फंस गया मैं। मगर चूंकि उसका ईमान जाग चुका था, मगर जुम्मन को तो पता ही नहीं था। जुम्मन ने सोचा, अरे वाह, अलगू, अब तो मेरी तो निकल पड़ी। अब क्या मौसी क्या करेगी? कुछ नहीं। मगर आपको पता है, जब आप पंच परमेश्वर बनते हैं, तब आपका ईमान जाग जाता है और आप उस कुर्सी पर बैठते ही न्याय देना शुरू कर देते हैं। आप ये नहीं सोचते कि ये मेरा दोस्त है या मेरा शत्रु। ठीक ऐसा ही हुआ अलगू के साथ भी। और जहां जुम्मन सोच रहा था कि अब बाजी मेरी है, वहीं अलगू ने पूछताछ शुरू की और अंत में सभी पंचों ने एक नतीजे पे ये कहा कि मौसी को तुम्हें देना पड़ेगा, रुपया देना पड़ेगा हर महीने। काया पलट हो गई।
जुम्मन तो आग बबूला हो गया। ये कैसी मित्रता? तू मेरा मित्र है, तू मौसी का पक्ष ले रहा है। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। बस इतनी छोटी सी बात पर दोस्ती खत्म। दोस्ती खत्म। गलती किसकी थी, मगर दोस्ती खत्म। अलगू बेचारा क्या करता, वो तो अपना कर्तव्य निभा रहा था। लेकिन जुम्मन मौके के फिराक में था, कैसे बदला निकाला जाए। अब क्या होता है, अच्छी चीजों के लिए ना बहुत इंतजार करना पड़ता है, मगर बुरी चीजें तुरंत हो जाती हैं। उफ, जैसे कोरोना, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, घर में ही बैठे, उसी तरह से पता है ऐसे ही होता है। तो लोग, जुम्मन बैठा हुआ था और अलगू एक बैल, उसने 2 बैल खरीदे। और किससे बैल खरीदे? उसने खरीदे 2 सींग वाले, बड़े बड़े सींग वाले सुंदर बैल। मगर हुआ यूं कि जिसने खरीदे ये बैल, उसने बोला हम जरा इसे नाप तोल के, चला करके देख लेंगे, परख लेंगे, तब 1 महीने के बाद तुम्हें इसकी रकम देंगे। बोलो मंजूर है तो बेच दो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसने जो 2 बैल खरीदे थे उसमें एक तो मर गया था, और एक का वो क्या करता, तो उसे तो बेचने ही थे ना, और इसे माल ढोने के लिए एक बैल चाहिए। तो उसने देखा हृष्ट पुष्ट बैल है, बस ले लिया। इतना लालच मन में था, इतना लालच मन में था कि उसने न बैल को खाना दिया, न पानी दिया, और 1 महीने तक रगड़ता रहा, रगड़ता रहा, रगड़ता रहा। बैल बेचारा मरियल सा हो गया, न खाने को मिलता, न आराम मिलता। तो अंत में बैल उठ भी न पाया। अब रास्ते पर बैल पड़ा हुआ है, पूरा माल लदा हुआ है बैलगाड़ी में। वो क्या करता, रात होने को आई और वो कोसता रहा अलगू को। रात में उसके पास करीब 250 रुपए थे, नमक की बोरियां लदी पड़ी थी। कब उसकी आंख लग गई, कब ये सब चोरी चले गए। और उसके बाद तो ऐसी खरी खोटी सुनाई उसकी बीवी ने, और कहा कि क्या पैसे, कौन से पैसे, कुछ ना मिलेगा, तुम्हारे ही मनहूस बैल के कारण हमारा सारा धन चला गया, और कौन से पैसे की बात करते हो तुम। अब इसी बात पर तो अलगू को पंचायत बुलानी पड़ी। और आप सोच सकते हैं ना कि इस बार कौन पंच बना। ऐसे ही होता है। जुम्मन सही। और आपको क्या लगता है, जुम्मन ने उसके पक्ष में बात कही। जो पंच परमेश्वर होता है, जो पंच की गद्दी पर बैठता है, वो ना देखता है कि ये मेरा दोस्त है या दुश्मन। वो वहां बैठकर सही न्याय देता है। तो आपको क्या लगता है, वह किसके पक्ष में था? अगर आप जानना चाहते हैं तो पंच परमेश्वर की कहानी जरूर पढ़ें, लेकिन मैं आपको जरूर बता देती हूँ कि आप सही सोच रहे हैं। जुम्मन ने ना ये देखा कि इससे मैं गुस्सा हूं, इसकी बात तो मैं पलट करके ही रखूंगा, इसे तो मैं नुकसान पहुंचा के रहूंगा। ये सब नहीं सोचा उसने। उसने तो ये सोचा मैं पंच हूं, मुझे सही न्याय देना है। और उसने कहा कि समझो साहू को बैल के पैसे तो देने ही पड़ेंगे। इसी बात पर उन दोनों की दोस्ती फिर से हो गई। और वे कौन सा गाना गाने लगे? आप अनम्यूट करके गा सकते हैं मेरे साथ। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। सारा बैर मिल गया, धुल गया, और वे फिर से दोस्त बन गए। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर प्रस्तुति। मैं आशा श्री बोल रही हूँ, बहुत सुंदर प्रस्तुति। धन्यवाद। वाह ऋचा जी, अद्भुत, जीवंत, रोचक, मनोरंजक।
क्या श्रोता आज के बच्चों तक बात पहुंचाने के लिए बहुत बढ़िया तरीका है ये, बच्चों को बहुत सुंदर। इंटरेस्ट दिलाने के लिए। आपने तो सचमुच हमें अपने बचपन में पहुंचा दिया। और बचपन में अगर इस तरह से हमें किसी ने सुनाया होता तो शायद इस कहानी का कुछ अलग ही प्रभाव पड़ता। मुझे ऐसा लगता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो ये प्रयास है वो बहुत ही सराहनीय है। और अब मुझे समझ में आया कि आप बच्चों के बीच इतने लोकप्रिय क्यों हैं। धन्यवाद, आभार।